हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इमेज का वेलोसिटी निकालना सीख रहे थे। ओके, तो पहला केस था जिसमें मिरर स्टेशनरी था। दूसरा केस वो रहेगा जिसमें मिरर के पास भी कुछ न कुछ स्पीड या वेलोसिटी रहेगा। ओके, तो ये है मिरर अपना। ओके, अब मान लीजिए मिरर का इस डायरेक्शन में, अपने नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो उसको हम लिखते हैं भी मिरर इन नॉर्मल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको लिखते हैं भी ऑफ मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। ओके, फिर इधर हमारा जो इमेज का वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे भी इमेज इन नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल किसके? मिरर के नॉर्मल। और भी इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन यानी मिरर के पैरेलल। ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो इधर आएगा उसको हम मानेंगे ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल डायरेक्शन, और इधर की तरफ मानेंगे भी ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आप सिंपल समझिए क्या होता है कि अगर इफ मिरर इज मूविंग तो क्या होगा वो देखिए। क्या होगा कि भी इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन जो होगा वो भी ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन के बराबर होगा। ओके, और दूसरा जो इक्वेशन था वो भी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ध्यान दीजिए भी आई एम जो नॉर्मल डायरेक्शन में है वो माइनस होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी मिरर चलने लगा है, मिरर के रिस्पेक्ट में किधर? नॉर्मल के डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? यहाँ पे भी आई एम को हम क्या लिखेंगे बताइए? भी आई एम को क्या लिखेंगे? भी आई माइनस भी एम, ऐसा करके। ओके, भी आई माइनस भी एम, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। चूँकि नॉर्मल डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा? आई एन और एम एन। ऐसे ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखेंगे? ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ओके, और चूँकि ये हमको नॉर्मल डायरेक्शन में लिखना है इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल लगा देंगे। तो ये ध्यान देने की बात है बस। ओके, चलिए, तो क्या हो गया? पहला तो पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। और दूसरा जो बात था वो क्या था? दूसरा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन नॉर्मल डायरेक्शन। इसमें मान रख दीजिए इन दोनों का। भी आई एम को हम लिख सकते हैं भी आई एन माइनस भी एम एन इज इक्वल टू माइनस ओ एम को लिख सकते हैं ओ एन माइनस एम एन। इसको सॉल्व करेंगे। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया भाई। ओके, ये दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से आ जाएगा भी आई एन माइनस भी एम एन इक्वल टू माइनस ऑफ भी ओ एन प्लस ऑफ भी एम एन। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा? भी आई एन यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन नॉर्मल डायरेक्शन। हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो पैरेलल डायरेक्शन होगा उसमें तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट के पैरेलल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, और जब नॉर्मल डायरेक्शन में देखेंगे वेलोसिटी तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स भी एम एन माइनस भी ओ एन, और ये रखना है याद। ओके, अब ये तो सबको क्लियर होगा कि क्या किसका क्या मतलब है। जैसे हम अगर बोलें भी एम एन क्या है? क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग किस डायरेक्शन? अलोंग नॉर्मल। ये हो गया भी एम एन।
ऐसे करके अगर हम भी ओ पी बोलेंगे तो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे ओ है यानी ऑब्जेक्ट, ये किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग नहीं, ये मिरर के ही अलोंग यानी पैरेलल डायरेक्शन में, अलोंग मिरर। ऐसे करके आगे में हम अगर भी ओ एन बोलेंगे तो क्या होगा ये होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ किसका, ओ है तो ऑब्जेक्ट का, किस डायरेक्शन में, अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि एन है नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल कौन सा हुआ भाई, अगर ये मिरर है तो ये दोनों दिशा नॉर्मल हुआ और ये पैरेलल हुआ, समझे। अगर ये मिरर है ऐसे तो। इसके बाद हम अगर भी आई पी की बात करें तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ आई है यानी इमेज, अब पी है तो अलोंग मिरर हो जाएगा, अलोंग मिरर, समझे। और भी आई एन क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग नॉर्मल। तो ऐसे नोमेनक्लेचर हमने रखा था पहले भी। अब हम लोग इसके बेसिस पे सवाल बनाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो हमको क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये है हमारा मिरर, ओके। मिरर का इधर की तरफ स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद हमको ये लाइन जो है मिरर के परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है इधर के तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। तो हमको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है, मिरर का वेलोसिटी दिया है, हमको इमेज का वेलोसिटी पूछा है। चलिए निकाल के बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 10 साइन 37, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 कॉस 37। अब साइन 37 का मान होता है 3/5, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्या, इसको मान लीजिए ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, इधर आई कैप इधर जे कैप, तो इधर आ जाएगा माइनस आई कैप, इधर पे माइनस आई कैप और नीचे की तरफ माइनस जे कैप। तो 10 साइन 37 ऊपर की तरफ है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 साइन 37 जे कैप। इसका कितना मान हुआ 10 साइन 37 का मान होता है 3/5, 5 से हो गया 2 यानी 6 जे कैप आ गया। ऐसे अगर हम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आएगा, माइनस आई कैप की तरफ आएगा 10 कॉस 37, तो 10 कॉस 37 माइनस आई कैप नहीं होगा ये 4/5 यानी 8 आई कैप, ओके। ये तो आ गया हमारा इसका। अब हमको क्या चीज़ और दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है मिरर का वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है केवल पर नॉर्मल डायरेक्शन में है, कितना है 2 माइनस आई कैप। अब हमको इमेज का वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो पैरेलल डायरेक्शन में आएगा, ओके, पैरेलल में वो तो सेम आ जाएगा वी ओ पी के, ऑब्जेक्ट इन पैरेलल। ऑब्जेक्ट पैरेलल कितना है 6 जे कैप है, तो ये तो पहला डायरेक्शन में आ गया इमेज का, इधर की तरफ आ गया इमेज का वेलोसिटी 6। अब हमको नॉर्मल डायरेक्शन में निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर इन नॉर्मल डायरेक्शन
माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो 2 VMN का मान कितना है, -2 i कैप, माइनस VON का मान कितना है, -8 i कैप। यहाँ से क्या आ गया, -4 i कैप प्लस 8 i कैप, यानी 8 में से 4 गया, 4 i कैप। तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया वो क्या आया, कितना आ गया, टेन इंटू 4/8, ये कितना आ जाएगा बताइए, क्लियर है? तो 4 i कैप और 6 j कैप। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज बोलेंगे इन नॉर्मल डायरेक्शन तो कितना आ जाएगा, 4 i कैप। तो हो सकता है आपको इसका टोटल वेलोसिटी पूछ दे, तो भी रिजल्टेंट जो आएगा इमेज का वो कितना आएगा, x² जोड़ y², यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, यानी 36 और 16 कितना, 52 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करके आएगा ये। ओके, क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से बाकी भी सवाल जो आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर्स में वो बनाने का कोशिश करो। अब क्या है, अब हम देखेंगे रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल स्पेस। तो कोई भी अगर हमने मिरर को रख दिया, ठीक है, अब प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, वो क्या करता है, वो स्पेस को 2 भाग में बांट देता है। क्या मतलब हुआ, मान लो ये रख दिया हमने, तो स्पेस को 2 भाग में बांट दिया इसने। क्या किया, एक तो जो मिरर के सामने है, और दूसरा जी मिरर के सामने है तो जो मान लो इस पर लाइट आया, लाइट रिफ्लेक्ट होकर गया, तो इस डायरेक्शन में हमको इस एक तरफ तो हमको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, इस मिरर के दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगा हमको, रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिधर पे मिलेगा उसको हम बोलेंगे रियल स्पेस, क्योंकि यहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रे मिलता है। लेकिन इस तरफ को हम बोल देंगे वर्चुअल। यानी कुल मिला के बात ये हो गया कि मिरर का जो कलई किया हुआ भाग है, मिरर का जो पीछे वाला भाग है, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल। वैसे ही अगर ये हमारा मिरर है तो इधर के तरफ क्या मिलेगा हमको, रियल स्पेस मिलेगा, और मिरर के पीछे क्या मिलेगा, वर्चुअल स्पेस। ठीक है, वैसे ही अगर तुम्हारा ये ऐसा टाइप का मिरर है, तो इधर के तरफ तो रियल आएगा, इधर के तरफ पीछे के तरफ वर्चुअल आएगा। इमेजिनरी कह दो, वर्चुअल कह दो, बात सेम है। तो अब देखो ऐसे ही करके हम ऑब्जेक्ट भी देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग तरह का होता है। मान लो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिखो इधर पहला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है, या पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दो। इट इज दैट पॉइंट फ्रॉम व्हिच, दैट पॉइंट फ्रॉम व्हिच द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज एक्चुअली डाइवर्ज करेगा, यानी वहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा या आएगा, डाइवर्ज।
एक्चुअली डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, वहाँ से फैलना। तो एक्चुअली डाइवर्ज तब होगा जब ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात क्या हो सकती है, टूवर्ड्स विच द इंसिडेंट रेज appear टू कन्वर्ज। इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि जब तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है, ओके, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है, जो मिरर पे रे इंसिडेंट हो रहा है, ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। देखो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहा है। क्या बोला, इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है इस पॉइंट से, यहीं से आ रहा है मिरर के ऊपर। और दूसरी बात में क्या बोला, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस बात है कोई भी वर्चुअल चीज़ कहाँ पे मिलेगा, मिरर के पीछे मिलेगा। ये है ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या हमको लगेगा कि जो एक्चुअली में इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे जाके हमको मिलता हुआ नज़र आएगा। ओके, यानी हमारा इंसिडेंट रे ऐसा मिलेगा तुमको। अब देखो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे को, ये तो दो जो लाइन है इधर का, ये और ये तो हमारे पास है। इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे वो जिस पॉइंट पे जाके मिलता हुआ नज़र आएगा उसको कन्वर्ज होता हुआ, यानी मिलता हुआ। डाइवर्ज मतलब दूर जाता हुआ, कन्वर्ज मतलब मिलता हुआ। जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे मान लो तुम, ये तुम्हारा मिरर है, ये पॉइंट है कोई, तो ऐसा मान लो आ रहा है। अब मिरर के देखो सामने रखा हुआ है, तो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल है। ऐसे अगर पीछे की तरफ मिलता नज़र आएगा तो क्या होगा, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। तीसरा जो बात हम लोग करेंगे वो क्या चीज़, इमेज का बात करेंगे। क्या, इमेज। अब इमेज क्या होता है, तो इमेज का डिसीजन हम लोग दो चीज़ से करते हैं, एक तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। देखो इंसिडेंट रे अब नहीं देखेंगे, इंसिडेंट रे से हम लोग ऑब्जेक्ट को जज किए। अब जो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर रे मिलेगा उसको हम बोलेंगे, कंसीडर करेंगे इमेज बनाने के लिए। तो इमेज का डिफिनीशन लिखो कि द पॉइंट इमेज, मान लो इमेज एक पॉइंट जैसा बन रहा है, द पॉइंट इमेज इज दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है एट विच द रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। अब देखो ये इमेज हम लोग रिफ्रैक्शन में भी बनाएंगे, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर जो भी रे है वो एक्चुअली कन्वर्ज करे, एक्चुअली में कन्वर्जन होगा, एक पॉइंट पे आके मिलेगा तो उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। और अगर कन्वर्ज होता प्रतीत होगा, और फ्रॉम which the refracted या reflected rays
appear to diverge, appear to diverge, इसको हम बोल देंगे वर्चुअल, क्योंकि ये ऐसा appear हो रहा है कि इस पॉइंट से निकल रहा है, वर्चुअल इमेज। तो इमेज भी वर्चुअल और रियल होगा। तो अब इसका देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लो हमारा मिरर है, ठीक है, पीछे कलर किया हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे भेजा, इंसिडेंट रे मिरर से टकराया और ये रिफ्लेक्ट होके आ गया इस पॉइंट पे, और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया। अब देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों तो इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, रियली में मिल रहा है। तो ये इमेज क्या होगा, रियल इमेज होगा। दूसरे केस देखो, ऐसे है, ये हमारा है मिरर, उसके आगे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट गया, इंसिडेंट रे हुआ, टकरा के चला गया, ये था हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये था हमारा इंसिडेंट रे। अब देखो ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहाँ से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड रे को ही देखेंगे। तो ये होगा इमेज। तो ये इमेज देखो मिरर के पीछे बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज। तो एक बार डिफिनीशन देखो क्या बोला था मैंने, कि ये इमेज वो पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जो है मिरर से अगर एक्चुअली कन्वर्ज होगा, एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, तो हमने बोला रियल। फ्रॉम व्हिच रे अपीयर टू डाइवर्ज, यानी इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल कह दो या इसी को बोल दो कर्व मिरर, इसको क्या बोल दोगे, कर्व मिरर। अब स्फेरिकल है ये, तो कर्व मिरर तुम्हारा एक होलो स्फीयर रहेगा, ऐसे करके होलो है स्फीयर, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है, इसका एक पार्ट होगा। अगर इसके इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा जिसको हम कनकेव बोलेंगे, आउटर साइड से होगा तो क्या बोल देंगे, बताओ भाई, कौन सा मिरर बोल देंगे। मान लो ये ऐसा है तुम्हारा, तीन को बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, तो हमने क्या किया, इसका इनर साइड पे रिफ्लेक्शन कराया। अब इनर से रिफ्लेक्शन कराना है तो हमको आउटर वाले भाग को कलई करना पड़ेगा, सिल्वराइज करना पड़ेगा। तो इस जो अंदर का भाग है वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान के चलो, ओके। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये जो बीच का जो सेंट्रल लाइन है, ये वाला लाइन जो सबके लिए है, उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये जो सरफेस है वो क्या है भाई, वो है स्फेरिकल सरफेस। अब मान लो तुमने ऐसा करके, ये है तुम्हारा, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे करके ये जो मिरर बनाओगे इस तरफ का पार्ट, वो क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर ऐसे बनाओगे। देखो, तो इस बीच में एक आएगा फोकस, मान लो ऐसा टाइप से गया, पैरेलल होके निकला प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा पॉइंट जिससे लाइन अगर इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, इसको हम लोग फोकस हो जाए। मान लो ये जो कलर किया हुआ भाग है mm' है, ये भी हो सकता है कि तुम अंदर से कर दो और रिफ्लेक्शन बाहर तरफ से हो, अंदर में तुमने ये कर दिया है भाई, तो जैसे सेंटर तो तब भी पीछे रहेगा, एक फोकस यहाँ पे है। तो ऐसा है कि जो लाइन तुमको इस पे फोकस पे आता हुआ गिरेगा वो ऐसा पैरेलल जाएगा, ऐसा होता है, लॉ तुम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा रहेगा, ओके। तो चलो,
अब तुम जानते हो इस पॉइंट पे अगर सेंटर को जोड़ देंगे और वैसा कुछ लाइन खींच दे तो इसका नॉर्मल बन जाएगा, और नॉर्मल जब खींचते हो तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाता है, एंगल बराबर, आई और आर जो होगा यहाँ पे बराबर। अब ये जो बीच का पॉइंट है, जहाँ पे मिरर का जो बीच का पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं भाई, पोल। तो अगर इनर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन किस साइड में होगा, अंदर के तरफ होगा, क्योंकि बाहर तो सिल्वर किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर सरफेस, इनर सरफेस। तो ऐसा मिरर को क्या बोलोगे भाई, कनकेव, गुफा। केव का मतलब होता है गुफा, कनकेव का मतलब क्या होता है बताओ, कोई याद हो अगर। इस वाले में क्या होता है भाई, कन्वेक्स में इसका जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है फ्रॉम आउटर साइड, लाइट आउटर साइड से गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। तो हम लोगों ने सबसे पहले पोल देखा, प्रिंसिपल एक्सिस देखा। इसके बाद सी जो है तुम्हारा उसको हम बोलते हैं, ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी से अगर इसको जोड़ोगे तो इसको रेडियस बोल देंगे, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, जो रेडियस स्फीयर का होगा। सी पी जो है तुम्हारा सी, और मान लो ये पी है, यहाँ पे भी पी है। सी पी वाला जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और फोकस क्या होता है, एफ जो हमने बोला वो फोकस क्या होता है कि वो पॉइंट है जहाँ से अगर लाइट आएगा तो वो पैरेलल टू एक्सिस गुजरेगा, जिस कारण से इसका जो इमेज हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं कि फोकस का जो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, समझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट आएगा, इन्फिनिट पे है तो पैरेलल लाइट आता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। वो गुजरेगा किससे, फोकस से गुजरेगा। तो इसी तरीके से फिर फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तो मान लो ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट पी है, तो ये जो दूरी हो जाएगा इन दोनों के बीच का उसको फोकस दूरी बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। एपर्चर किसको बोलेंगे, मिरर का जो डाया होगा, इफेक्टिव जो डाया होता है उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोल देते हैं एपर्चर। फोकल प्लेन किसको बोलेंगे, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो। पैरेक्सियल रे किसको बोलेंगे, ऐसा रे जो जिस पॉइंट पे गिरता है उस पॉइंट पे जो अगर हम नॉर्मल ले रहे हैं उससे बहुत छोटा एंगल बनाए। दोज रेज विच मेक्स ए स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है उससे बहुत छोटा एंगल बनाए, उसको बोलते हैं। फिर ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी होता है मार्जिनल रे। तो ये पैरेक्सियल रे का उल्टा है मार्जिनल रे, ये वो रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज होता है। क्या मतलब हो गया, देखो पैरेक्सियल और मार्जिनल रे। एक हमने बोला पैरेक्सियल रे, दूसरा हमने बोला मार्जिनल रे। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्जिनल के केस में क्या होगा, लार्ज होगा। पैरेक्सियल रे के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो कैसा निकालते हैं, नॉर्मल के साथ इज़ वेरी स्मॉल। तो जब भी तुमको बोलेगा पैरेक्सियल रे तुम समझ जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई, उसका मान बहुत ही छोटा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ओके, कि साइन कैसा लेते हैं हम लोग।
तो सिंपल बात समझो, पोल को हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने भी पढ़ा हुआ है वो जानता है कि किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान के बाकी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। तो ये चलो, ये है हमारा मिरर, इसका जो ये पॉइंट होगा वो होगा P। इसका सेंटर बताओ किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में कि राइट में? सिंपल सी बात है, इसका सेंटर इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये उस स्फीयर का पार्ट है जिसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है अपना फोकस। अब देखो, हम P को मान लेते हैं क्या चीज़, सबसे पहला बात समझो, हम लोग पहला बात समझो, पोल को मान लेते हैं ओरिजिन यानी 0,0, ठीक है। और तो ओरिजिन हो गया, तो ऑल डिस्टेंस किस डायरेक्शन में? प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड फ्रॉम व्हिच पॉइंट? किस पॉइंट को हमने रेफरेंस माना, वहाँ से मेजर करेंगे, मेजर फ्रॉम क्या चीज़? पोल, ठीक है। दूसरा बात हमेशा ध्यान रखो कि डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसको तुम मानोगे पॉजिटिव। तो अगर हमारा लाइट इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर तुम पोल से इधर की तरफ जाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। सिंपल बात है, अगर पोल से तुम लाइट के अपोजिट में जाओगे तो क्या आएगा? निगेटिव। ओके। तीसरा बात कहो कि डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? निगेटिव। इधर की तरफ अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इधर की तरफ आ जाएगा निगेटिव। ओके। और चौथा बात ध्यान रखना कि जहाँ भी पॉसिबल हो, व्हेन एवर एंड व्हेयर एवर, जहाँ भी और जब भी, व्हेयर एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, लाइट को तुम लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे हमने ये माना वैसा लेना। whenever and wherever possible the ray of light is taken to travel from left to right, लेफ्ट से राइट की तरफ लेना तो कन्फ्यूजन कम होगा। ओके, समझे? तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कैसा बन गया? एक्स एक्सिस जैसा ही बन गया। कि ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। लेकिन तब जब हमने लाइट को लेफ्ट से राइट की तरफ माना है। ओके ओके, क्लियर? अब देखो, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनाने का नियम। तो ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ये हमने पढ़ा हुआ था 9th या 10th, जो भी 10th में। तो वही चीज़ दोबारा से पढ़ रहे हैं, रिवीजन चल रहा है तुम्हारा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और ये ध्यान रखना, ये कैसे रे के लिए होता है? ये पैराक्सियल रे के लिए होता है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है। ये किसके लिए होता है? फॉर पैराक्सियल रेज ओनली। इसको बनाते समय हम लोग किस रूल को फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस I इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन R। और दूसरा था
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। तो सबसे पहले समझो पहला जो है हमारा वो रे है जो है हमारा वो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऐसा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर पैरेलल आएगा तो किससे जाएगा? फोकस से जाएगा। ठीक है, पासेज लिखो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या तो पास करेगा या पास होता हुआ दिखेगा, पासेज और अपीयर्स टू पास। बताओ, तो प्रिंसिपल एक्सिस का आएगा वो किससे के थ्रू जाएगा? तो ये जाएगा थ्रू फोकस। ये पहला रूल है। क्या बोला हमने कि अगर ये हमारा मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आएगा तो किससे पास होकर जाएगा? फोकस से जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा सेंटर, ये तुम्हारा पोल, समझे? अब एक बात बताओ भाई, इस तरफ में अगर लाइट उधर के तरफ जा रहा है, हमारा फोकस इधर के तरफ है, तो इस फोकस का मान साइन निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव कि पॉजिटिव? बताओ। इस डायरेक्शन में निगेटिव फोकस, समझे? अब दूसरा लिखो, ये तो पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ क्या है? अगर ए रे पासिंग थ्रू या डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कैसा जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, निकलेगा कैसा? पैरेलल निकलेगा, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसी का देखो ना, उल्टा है। अगर रे फोकस की तरफ आ रहा है या फोकस से पास कर रहा है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। यानी क्या बोला मैंने? ये फोकस है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रे आ रहा है इसे, या आता हुआ दिख रहा है या आ गया है, तो ये जब रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। समझ रहे हो? प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे CP, कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा। समझे? पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तीसरा नियम देखो, वे सब तुम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। तीसरा नियम है कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो रिट्रेस कर लेगा पाथ को। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा तो क्या कर लेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी रे जो है सेंटर की तरफ आ रहा है या सेंटर से हो के पास कर रहा है, अपने ही रास्ते पे वापस चला जाएगा। जैसे हमारा सेंटर था, अब मान लो कोई रे ऐसा आया, सेंटर से आया, ठीक है, तो आया जब टकराएगा ना, तो जैसे का तैसे उसी रास्ते पे वापस चला जाएगा। क्लियर? चलो चौथा नियम देखो। चौथा नियम क्या है भाई? कि
अगर पोल पे आता है, लिखो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल ऑफ ए मिरर आर सिमेट्रिकल। क्या मतलब हुआ भाई? अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या होगा? इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। जैसे देखो, अगर तुम्हारा ये लाइन है, ये पोल है, जो हमारा मिरर है, मिरर थोड़ा बढ़िया से बनाओ भाई। इस पे अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे यहाँ पे गिरा, पोल पे आया, तो जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, यानी ये जितना एंगल पे आएगा उतना एंगल पे ये जाएगा। तो जितने एंगल पे आएगा उतने पे ही वापस जाएगा, यानी I बराबर R हो जाएगा। ओके, तो यही चार जो है तुम्हारा मदद करेगा इमेज फॉर्मेशन करने में। हमने क्या बोला? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तीसरा हमने बोलेगा सेंटर से आएगा तो सेंटर से ही जाएगा। और चौथा हमने बोला अगर पोल पे आएगा तो समान एंगल बना के वापस जाएगा। समझ रहे हो? ये चार हमने देखा। तो अब हमको क्या देखना है आगे? अब हमको देखना है कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का संबंध। ये कभी कभी तुम्हारे शायद 10th में ये डेरिवेशन पूछता होगा, यहाँ भी पूछता होगा। ठीक है, अब चूँकि हम लोग बोर्ड का भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे कि रिलेशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उनके कुछ रिलेशंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है, लिखो 1 नंबर पे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकस दूरी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे। तो ऐसा दो चीज़ के लिए हो सकता है, दो चीज़ के लिए हो सकता है। एक तो जो मार्जिनल रे है, हम लोग पहले मार्जिनल रे किसको बोलते हैं? जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो, या हम लोग बोल सकते हैं पैराक्सियल रे के लिए, पैराक्सियल रेज के लिए। उसमें भी पैराक्सियल रे दो तरीके का हो सकता है। एक तो या तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, पैराक्सियल रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा हो सकता है नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो केस बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्जिनल रे के लिए। तो देखो मार्जिनल रे के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कर्व मिरर खींच लो। ओके, खींच दिए। ध्यान से देखो करते क्या है। ये लाइन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है। अभी सबसे पहले मान लो कि एक तुम पैरेलल रे लेके आओ, तो ये जाएगा ऐसे। ओके, ये आया, ये गया। ठीक है, अब तुमको पता है दूसरा लाइन हम कौन सा लेने वाले, सेंटर से एक खींच दो। तो सेंटर से तुम लेके जाओ ऐसा करके। तो सेंटर से जो खींचोगे वो इस पॉइंट पे नॉर्मल भी होगा, और तुमको पता है सेंटर से आने वाला रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। ठीक है,
तो अब हमको एंगल के बीच का संबंध बताओ। ये वाला जो एंगल होगा, ये देखो तुम्हारे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जब देखोगे इतना दूर, ये 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 2 थीटा। और ये 2 थीटा हो गया तो बहुत ही क्लियर है कि त्रिभुज का 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा फिर थीटा। अरे वो भी नहीं आता तुमको तो कोई बात नहीं, तुम ये देखो ये वाला एंगल जो थीटा है, तो ये तो थीटा होगा ही। अगर हम 2 पैरेलल रे के बीच में ये खींचते हैं तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, नहीं होगा, तो ये हो गया थीटा। तो यहाँ का मान रख दो कुछ, तुम इसका मान दे दो ए, इसका मान दे दो बी, इसका मान दे दो सी। ओके, अब इतना दे ही दिए तो एक काम और कर दो, एक काम ये कर दो कि बी से नॉर्मल पे एक और नॉर्मल मार दो। अच्छा, ये नॉर्मल खींच दो, इसका नाम दे दो डी, डी है ये। अब तुम एक त्रिभुज देखो ए बी सी को देखो, ध्यान दो, 2 एंगल बराबर हो गया। त्रिभुज ए बी सी में 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर, यानी तुम्हारा ए बी बराबर हो गया बी सी के। ठीक है, हैं? अब एक चीज़ और ध्यान दो, ए से सी को अगर देखोगे तुम, तो इसको हम बोलूँ कि ए से डी प्लस डी से सी। है। और ये तुम देखो, ये हमारा जो 9, तुम ये देखो, ये है 90, यह है सी, ये है बी, ये है डी। तो तुम अगर देखोगे तो बी सी जो है वो क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे, हो जाएगा आधार बाय कर्ण, यानी ये हो जाएगा डी सी बाय बी सी। तो अगर हम डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बी सी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो तुम लिख दो, ये क्या हो जाएगा, और सी डी जो तुम्हारा है, सी डी वो तो आ गया, सी से डी आ गया तुमको बी सी कॉस थीटा। ओके, अब हमको ऐसे ही देखना है ए से डी में, ए से डी में भी देखोगे तो क्या आएगा बताओ। अब तुम्हारा जो है हमको करना क्या है, ए डी का, डी सी का मान आ गया बी सी कॉस थीटा। अब हमको ए डी का मान निकालना है कि कितना होगा। तो अगर ध्यान दोगे तुम लोग तो ये दोनों जो है ट्रायंगल, ये क्या है एक बार ध्यान से देखो, इसमें जो तुम्हारा ये सी डी है ना, वो इसके बराबर हो जाएगा ए डी के। सी से डी जो है ए डी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आधा आधा में डिवाइडेड हैं। तो ए डी भी जो है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, इसके बी सी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसको यानी हम ए सी जो है पूरा, ए से लेके सी को, इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू बी सी कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से हमको अब ए से सी को हम देखो, सेंटर से अगर परिधि को जोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, तो बी सी का जो मान आ गया वो क्या आ गया, r/2 cos थीटा। इतना तक तो तुम पहुंच गए, r/2 cos थीटा। अब एक चीज़ देखो, हमको निकालना फोकस दूरी। तुमको पता है ये जो पैरेलल रे आया जिस पॉइंट से पास करता है उसी को हम फोकस बोलते हैं, हमारा बी जो पॉइंट है वही फोकस है। तो पी से जो एफ है उसी को हम फोकस दूरी बोलेंगे। वो हमारा किसके बराबर है, जैसे को बी लिखें, बी पी के बराबर है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी तो यहाँ से यहाँ तक r है, तो पूरा दूरी है हमारा r, और उसमें से घटा दो तुम इतना दूरी BC, तो r माइनस BC, तो ये हो जाएगा r माइनस r/2 cos थीटा। समझे? तो ये हो जाएगा हमारा फोकस दूरी का फार्मूला। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा? P से F यानी पोल से फोकस, ये हो जाएगा r माइनस r/2 cos थीटा। ओके, तो इसके मतलब क्या है, हमने जो B पॉइंट लिया था, वो एक्चुअल में फोकस नहीं है, ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्जिनल रे जब हमने लिया। अब देखो, अगर थीटा का मान बड़ा है, समझ रहे हो, अरे अगर मार्जिनल रे है तो हमको कॉस थीटा को हमको कितना लेना पड़ेगा, 0 नहीं रख सकते हैं कॉस थीटा का मान। देखो सिंपल बात समझो, F r/2 cos थीटा, ये फार्मूला आया जब तुम मार्जिनल रे लिए। मार्जिनल रे के केस में तुम हमको बोलते हो कि तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होता है वो 0 नहीं होता। अगर ये 0 हो जाता तो क्या होता है, अगर पाराक्सियल होता है, समझ रहे हो, पाराक्सियल। इसको चलो अगले पेज पे लिखो। अब तुमने देखा कि जो तुम्हारा B से C, इसका मान आया था r माइनस r/2 cos थीटा। तो ये तो था मार्जिनल रे के लिए। अब हमको बताओ, अगर पाराक्सियल रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, बहुत छोटा होगा। तो थीटा का मान ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, तो cos थीटा का मान ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा। तो अगर तुम cos थीटा का मान ये रख दोगे, क्या चीज़, जो BP का मान था भाई, cos थीटा का मान तुम 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस r/2, कितना आ जाएगा, r/2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक लाइन कि जो भी पैरेक्सियल रे है और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है पैरेक्सियल रे, तो वो टकरा के किस पॉइंट से वापस रिफ्लेक्शन के बाद जाता है, फोकस पॉइंट से। देखो मार्जिनल रे के केस में इसका मान cos थीटा का मान 1 नहीं होगा, तुमको फोकस उस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, B विल नॉट बी फोकस। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे मार्जिनल रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलता है, समझ रहे हो। इसमें तुम लिख सकते हो कि B इज नॉट फोकस, इट इज जस्ट ए पॉइंट, इट इज जस्ट ए पॉइंट वेयर मार्जिनल रे जो पैरेलल आया था, मार्जिनल रे मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब पैरेक्सियल रे होगा तो हमारा फोकस का मान हमने r/2 निकाल दिया है, ठीक है। तो r हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, F हमारा फोकस था, और हमने पाराक्सियल रे जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग 0 के बराबर होता है उसके लिए लिखा, r जो होगा वो फोकस दूरी का 2 गुना होगा, यानी फोकस जो हमारा पॉइंट है वो सेंटर और पोल के एकदम बीच में रहेगा। ओके, तो लिखो कि पाराक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection from the mirror meet the principal axis at focus। यानी जो पैरेलल पैरेक्सियल रे आएगा किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
तो हमको कहाँ पे मिलेगा, वो फोकस पे मिलता हुआ नज़र आएगा। ओके, अब इसी में एक तीसरा केस है कि ये पैराक्सियल तो है लेकिन पैरेलल नहीं आया है, तो क्या होगा। अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैरेक्सियल रे है, तीसरा जो केस था ना पैरेक्सियल रेज जो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये हमारा मिरर है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा है, ये पोल है। तो क्या होगा, तो ये जो भी रे होगा ना ये फोकल प्लेन में मिलेगा तुमको। फोकस मान लो ये था, ठीक है। अब ये इस फोकस मान लो एफ डैश है, ऐसे करके इस प्लेन में मिलता हुआ नज़र आएगा। अब प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है, देखो सिंपल बात समझो, ये फोकस है तुम्हारा दूरी, तो ऐसे करके एक ऐसा प्लेन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकल प्लेन। ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे बोलते हम लोग फोकल प्लेन, समझे ये वाले को। तो इसमें कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आएगा। जैसे मान लो तुमको पता है पोल पे आएगा तो समान एंगल बना के जाएगा, और कहीं पे आया अगर फोकस से गया, दूसरा लाइन ले लो उसको फोकस से पास करा दो, तो तुमको पता है फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तो ये फोकस पे मीट कर रहा है क्या, यहाँ पे नहीं, ये उसी प्लेन में किसी अन्य पॉइंट पे मीट कर रहा है। तुम एक चीज़ और देखे हो कि सेंटर से आएगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करके जाएगा, सेंटर से आएगा तो समान पाथ पे लौट जाएगा। तो देखो ये सब जो है कहाँ पे मीट कर रहा है, एक फोकल प्लेन में। तो लिखो सच रेज, सच रेज का क्या मतलब, पैरेक्सियल रे तो है लेकिन पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सच रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट इन द फोकल प्लेन। कहाँ पे मीट करेगा, फोकल प्लेन में मिलेगा। मान लो ये जो पॉइंट जहाँ मिलता है वो एफ डैश है, तो ये कैसा मिलेगा, सच दैट एफ डैश बाय एफ पी। क्या बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारा एफ और पी है ये वाला, एफ डैश है, तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये टेन थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, टेन थीटा। और चूँकि ये पैराक्सियल रे है तो टेन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, एफ डैश जो दूरी आएगा वो तुम्हारा वो एफ इंटू थीटा के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि एफ पी को तो हम फोकस बोलते हैं। तो एफ डैश का जो मान आया ये दूरी एफ डैश, ये एफ इंटू थीटा के बराबर आया। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।